गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 यूनिट फर्स्ट है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, उष्मागतिकी प्रथम। उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो तंत्र होता है, सिस्टम होता है, उसके जो प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? सिस्टम की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो विस्तीर्ण गुण होते हैं या मात्राश्रित होते हैं, मात्रा पे डिपेंड करते हैं। मतलब तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, विस्तीर्ण गुण बोलते हैं, मात्राश्रित गुण बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या विशिष्ट गुण बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पदार्थ के वे गुण या तंत्र बोल सकते हो जो हम ले रहे हैं, वो सिस्टम हो गया। ठीक है, जिसका हम उष्मागतिकी रूप से चयन करते हैं, वो सिस्टम हो गया, वो एक प्रकार का पदार्थ ही है। तो तंत्र का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ओके, हमने ये पढ़ लिया था, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पथफलन व अवस्था फलन। पथफलन व अवस्था फलन, पथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। पथफलन और अवस्था फलन, ये संक्षिप्त टिप्पणी के अंदर पूछा जाता है आपके कि पथ फलन और अवस्था फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो या निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ये भी आ जाता है। इसके अलावा और भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पथ फलन। फर्स्ट, पथ फंक्शन नाम से स्पष्ट हो रहा है। पथ, पथ का मतलब वेज, मार्ग है ना। ऐसे फलन जो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन, मतलब जैसे कोई पदार्थ है ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, कोई पदार्थ है ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, तो इस दौरान जो फलन होते हैं, जो चर राशियां होती है, जो फलन होते हैं, वो केवल निर्भर करेंगे इस मार्ग पर। तंत्र की या पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर नहीं करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पथ फलन, जो पथ पर डिपेंड करते हैं, अर्थात ऐसे फलन जो अवस्था परिवर्तन के मार्ग या पथ पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं पर नहीं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पथ फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पथ फलन कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन। ऐसे फलन जो अवस्था तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग या बोल सकते हो पथ पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। तंत्र या पदार्थ बोल सकते हो, तंत्र की अवस्थाओं पर नहीं, मार्ग पे डिपेंड करेंगे, अवस्थाओं पर नहीं। पथ फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पथ फलन कहलाते हैं।
ओके, मतलब कौन से मार्ग से या कौन से तरीके से कोई तंत्र या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो उसका जो वेज मार्ग है, जो पथ है ना, वो क्या कहलाएगा? पथ फलन। चाहे वो कौन सी अवस्था में हो, चाहे पदार्थ या तंत्र किसी भी अवस्था में हो, वो क्या कहलाता है? पथ फलन कहलाता है। मतलब कि जो पथ फलन होते हैं वो पदार्थ या तंत्र की अवस्थाओं के बारे में नहीं बताते, ये केवल वेज मार्ग के या पथ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका, एक तो हो गया कार्य और एक हो गई उष्मा। एक हो गया कार्य और एक उष्मा। इसको रिप्रेजेंटेट करेंगे बाई W, इसको स्मॉल q। ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना है कि पथफलन क्या होते हैं? जो तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर डिपेंड करते हैं, उसकी अवस्थाओं पे निर्भर नहीं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पथफलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पथफलन। ये पथफलन है कार्य और उष्मा। ये क्या बताते हैं? अवस्था परिवर्तन के मार्ग के बारे में बताते हैं, अवस्थाओं के बारे में नहीं। अवस्थाओं के बारे में नहीं। भाई तंत्र कौन सी अवस्था में है, कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है, प्रथम अवस्था कौन सी है, द्वितीय अवस्था कौन सी, अंतिम अवस्था कौन सी, उसके बारे में नहीं। ये केवल किसके बारे में बताते हैं? पथ के बारे में। जिस पथ के द्वारा कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पथ फंक्शन कौन कौन से हो गए? कार्य और उष्मा। हम इनको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, W और Q। ठीक है, देखो स्टार लगा के या ऐसे चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम की बात करते हैं। पथ फंक्शन चल रहा भी, चक्रीय प्रक्रम में देखते हैं पथ फंक्शन क्या होता है। जैसे ये कोई पदार्थ है, प्रारंभिक अवस्था इसकी, प्रारंभिक अवस्था है ना, ये बी अवस्था जिसको हम बोल सकते हैं अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। इस स्थिति में तो ये अंतिम अवस्था हो गई। लेकिन अगर हम चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो अंतिम अवस्था कौन सी हो गई? ए। मतलब प्रारंभिक अवस्था भी यही है और अंतिम अवस्था भी यही है। इसका मतलब ये कौन सी है? ये मध्यवर्ती अवस्था है। क्या बोल सकते हैं इसको? हम मध्यवर्ती अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे प्रारंभिक अवस्था ये है, अंतिम अवस्था भी ये है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो ये एक चक्रीय प्रक्रम है। प्रारंभ में कोई पदार्थ ए अवस्था में था, फिर बी अवस्था में आ गया, बी से वापस क्या आ गया? ए अवस्था में। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या है? ए है। और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के मध्य एक कम से कम एक मध्यवर्ती अवस्था जरूर होती है। क्या होती है? एक मध्य अवस्था जरूर होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में देखते हैं कि जो पथ फलन क्या होता है वो देखो। चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में चक्रीय प्रक्रम में पथ फलन शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। मतलब इस मार्ग से आया और इस मार्ग से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। तो ऐसी स्थिति में कुल टोटल देखते हैं इसका, तो यहां पे प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था ये हो गया ना। शून्य होता है क्या? बताओ आप, चक्रीय प्रक्रम में पथ फलन शून्य होता है क्या? चक्रीय प्रक्रम में पथ फलन शून्य होता है क्या?
नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पथ फलन होता है वो पथ फलन होता है, वो क्या होता है, क्या होता है, अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं करेगा, मार्ग पे डिपेंड करेगा। मार्ग पे एक मार्ग ये हो गया, एक मार्ग ये हो गया, इसका मतलब कुल शून्य नहीं होगा। तो यहां पे हम शून्य नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पथ फलन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ओके, शून्य नहीं होता है। चक्रीय प्रक्रम में पथ फलन शून्य नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चक्रीय प्रक्रम हो गया, इसका टोटल देखते हैं, इधर वाला है ना। तो यहाँ पे चक्रीय प्रक्रम हो गया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कोई भी, जैसे ये ले लिया, कुछ भी ले लो आप, DW ले लो, नॉट इक्वल टू 0, या ले सकते हो DQ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे पथफलन कौन से हैं? कार्य और ऊष्मा। तो ये भी शून्य नहीं होगा, ये भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में पथफलन होते हैं वो शून्य नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, कार्य और ऊष्मा अवश्य होगी। तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में, अंतिम अवस्था में जाएगा, तो हमेशा याद रखना कार्य और ऊष्मा जरूर होगी। ठीक है, यहां पे चाहे चक्रीय प्रक्रम हो, कैसे भी हो, ठीक है, शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, अवस्था फलन। अवस्था फलन जिसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट फंक्शन, या बोल सकते हो आप पॉइंट फंक्शन। या बोल सकते हो आप पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अवस्था, स्टेट, कोई पदार्थ है इस अवस्था में है और वो चला गया इस अवस्था में, तो इसकी दो अवस्थाएं हो गई, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो ये तो हो गई आपकी प्रारंभिक अवस्था, और ये हो गई अंतिम अवस्था। क्या हो गई? अंतिम अवस्था। तो ऐसे फलन जो तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे आप इसको कैसे भी बनाओ, ए अवस्था से बी अवस्था में जाना है तो चाहे आप सी ले लो, डी ले लो और डी से बी में भेजो। ठीक है, देखो इसमें ए अवस्था से बी, या इस मार्ग से ले लो, ए से सी, सी से डी, डी से बी। तो अंतिम अवस्था कौन सी है? चाहे आप इस मार्ग से जाओ चाहे इस मार्ग से जाओ, अंतिम अवस्था कौन सी होगी? बी। और प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी? ए। इसका मतलब ये हुआ कि अवस्था फलन बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, मार्ग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं, उसको मतलब है केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था से मतलब है इसको, मतलब प्रारंभिक अवस्था में क्या है और अंतिम अवस्था में क्या है। तो ये अवस्था फलन क्या होते हैं? ये फलन क्या होते हैं? तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे मार्ग कैसा ही हो, चाहे कितनी तरीके से मार्ग में, चाहे कितनी ही तरीके से अंतिम अवस्था प्राप्त की गई हो, लेकिन ये केवल डिपेंड करेगा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। ठीक है, मार्ग चाहे आप कैसा भी ले लो, चाहे कैसे भी ले लो। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर विस्थापन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो आप यहां से चौमू जाओ, चौमू से जयपुर, जयपुर से वापस चौमू। ठीक है, ये आ गया। तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या थी भाई? चौमू में थे, चौमू से जयपुर, जयपुर से वापस चौमू। तो प्रारंभिक अवस्था भी यही है और अंतिम अवस्था भी यही है।
बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, प्रारंभ में कहाँ था और अंत में कहाँ है। ऐसे ये देख लो अवस्था फलन, प्रारंभ में क्या था अंत में कहाँ पे है, बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वे फलन जो तंत्र की अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, परंतु तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर नहीं करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। आंतरिक ऊर्जा, इसको ई से डिनोट करते हैं, गिब्स ऊर्जा, या मुक्त ऊर्जा बोल सकते हो इसको जी से डिनोट करते हैं, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा ए से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को एच से, व एंट्रोपी एस। तो ये क्या है, अवस्था फलन है, ये अवस्था फलन है, ये तंत्र की अवस्था परिवर्तन की जो अवस्थाएं होती है, अवस्था परिवर्तन का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो इनकी वैल्यूज ये डिपेंड करते हैं केवल तंत्र की अवस्थाओं पे, तंत्र के मार्ग पर नहीं। चाहे ये किसी भी तरीके से अवस्था चेंज करता हो, लेकिन ये अवस्थाओं पे डिपेंड करता है, मार्ग पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इन सभी को क्या बोलोगे, अवस्था फलन बोलोगे। क्या बोलोगे, अवस्था फलन बोलोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, सक्रिय प्रक्रम में अवस्था फलन देखते हैं। ठीक है, ए अवस्था से बी अवस्था से वापस पुनः ए अवस्था में आ गया, तो ये क्या आपका साइक्लिक प्रोसेस, क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ठीक है, यहां पे प्रारंभ में क्या था, T1, और यहां पे क्या आ गया, T2। ओके, ठीक है, एनर्जी क्या हो गई, E1, यहां पे एनर्जी हो गई E2, एंथैल्पी क्या हो गई, H1, यहां पे हो गई H2, ये हो गई ना। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो चक्रीय प्रक्रम, ये चक्रीय प्रक्रम हो गया। तो यहां पे हम कोई सी भी राशि ले सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा ले लो, गिब्स ऊर्जा ले लो, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा ले लो, एंथैल्पी ले लो, एंट्रोपी ले लो। ठीक है, तो यहां पे ले लेता हूं मैं आंतरिक ऊर्जा, तो DE क्या होगा बताओ। चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभ में इसकी आंतरिक ऊर्जा E1, अंत में अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था भी यही है, अंतिम अवस्था भी यही है, तो प्रारंभ में भी इसकी आंतरिक ऊर्जा ये थी और अंतिम अवस्था भी इसकी आंतरिक ऊर्जा यही रहेगी। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो।
तो यहां लिख सकते हो अतः अतः चक्रीय प्रक्रम में अवस्थाफलन का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यह आपका चक्रीय प्रक्रम हो गया। तो हमेशा याद रखना कि पथ फलन पथ पे डिपेंड करते हैं, अवस्था फलन अवस्थाओं पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है या संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है देख लेते हैं। प्रक्रम बोल रही है ऊष्मागतिकी प्रक्रम, प्रोसेस हो गई, एक प्रकार की प्रक्रिया है। मतलब कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रक्रम कहलाता है, प्रोसेस कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रक्रम कहलाती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई तंत्र एनीवन सिस्टम, कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है या परिवर्तित हो जाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित हो जाता है, प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्रम कहलाता है। मतलब कोई तंत्र है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रम कहलाती है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, अब हम प्रक्रम के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं। प्रक्रम के प्रकार, प्रक्रम हमने पढ़ लिया, प्रक्रम होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे प्रक्रम के निम्न प्रकार है, प्रक्रम के निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार हैं। ओके, कौन कौन से हैं वो देख लो। फर्स्ट है आपका समतापी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? समतापी, जिसमें ताप समान होता है। ठीक है, दूसरा समदाबी प्रक्रम।
दाब समान रहेगा इसमें। तीसरा है कौन सा? समआयतनी। कौन सा? समआयतनी प्रक्रम। आयतन क्या रहेगा इसमें? स्थिर समायतनी प्रक्रम में। ठीक है। चौथा है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होगी? रुद्धोष्म स्थिति होगी। रुद्धोष्म का मतलब एक प्रकार से क्या है? ये विलगित तंत्र है, ना तो उष्मा लेगा और ना उष्मा देगा। अपनी उष्मा अपने पास ही रखेगा, चाहे उसके पास चाहे कमी हो जाए, लेकिन बाहर से उष्मा नहीं लेगा। रुद्धोष्म हो गया एक प्रकार से विलगित तंत्र हो गया। थर्मस प्लास एक प्रकार से इसका एग्जाम्पल होता है। पांचवा है आपका चक्रीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक। छठा है इसमें कंपैरिजन पढ़ेंगे दोनों। उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है। बोथ डायरेक्शनल टेक प्लेस, वन डायरेक्शनल। ये एक दिशीय होता है और ये दोनों दिशाओं में आता भी है जाता भी है। ये केवल जाता ही है, जाता रहेगा आता नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। 7 अदर, अन्य। अन्य में क्या क्या आएंगे? 2 हैं जो आपके वैसे है भी नहीं लेकिन बताएंगे। अन्य में सम एंथैल्पी व सम एंट्रोपी प्रक्रम। ठीक है। तो यह आपके प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अन्य में आ जाएगा सम एंथैल्पी व सम एंट्रोपी प्रक्रम। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? समतापी प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन समतापी प्रक्रम, जिसको हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल। क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समतापी। ताप क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा? समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। समतापी, तापमान क्या रखना है अपन को? कांस्टेंट। कौन सी स्थिति में? जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इस दौरान हमें टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। प्रारंभ में भी वही तापमान रखना है और लास्ट में भी वही तापमान रखना है। शुरुआत से एंड तक टेम्परेचर क्या रखना अपन को? कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कुछ। समतापी प्रक्रम क्या होता है? देखो, वे प्रक्रम जिनमें तंत्र की अवस्था, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रखा जाता है।
स्थिर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है। समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। समतापी प्रक्रम कहलाते हैं वे प्रक्रम जिनमें तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रखा जाता है, समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। तापमान क्या रखना? अपन को कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। यहां पे लिख लेते हैं, कोई तंत्र है, एग्जाम्पल ले लो। कोई तंत्र है, ए अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है? बी अवस्था में। कहां जा रहा है? ए अवस्था से बी अवस्था में। तो ए अवस्था में इसका तापमान क्या है? T1। प्रारंभिक ताप बोल सकते इसको, प्रारंभिक ताप। अंतिम अवस्था कौन सी है? बी। तो ये हो गया इसका ताप T2। इसको बोल सकते हैं अंतिम ताप। क्या बोल सकते हो? अंतिम ताप बोल सकते हो। ठीक है। प्रारंभिक ताप T1 था, ऊष्मा अवशोषित की, ठीक है। उस दौरान बी अवस्था, ए अवस्था से बी में चला गया तो टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। अगर हम इस प्रक्रम को ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोले अपन? समतापी। क्या बोले? समतापी प्रक्रम। तो ऐसी स्थिति में टी क्या रहेगा? यहाँ पे कांस्टेंट। क्या रहेगा? टी कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी उतना है, मतलब प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप क्या होगा? समतापी में समान रहेगा। अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 होगा। ठीक है। तो चूंकि प्रक्रम क्या है? चूंकि प्रक्रम समतापी है, चूंकि प्रक्रम समतापी है, इसलिए T1 बराबर क्या होगा? T2 होगा। क्योंकि प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप बराबर है। क्यों? क्योंकि ताप में क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं, नियत। यहां से यहां तक टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। तो T1 इक्वल टू T2, इसलिए क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, मतलब अंतिम ताप में से प्रारंभिक ताप घटाओगे तो क्या बचेगा? डेल टी। T2 माइनस T1 बराबर डेल टी। किसके बराबर आएगा? ये भी उतना है और ये भी उतना ही है। अगर ये 50 है तो ये भी 50। 50 माइनस 50 बराबर कितना आया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि समतापी प्रक्रम में डेल टी का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर यदि डेल टी बराबर 0 हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान, डेली बोल सकते हैं इसको, बराबर क्या होगा? 0 होगा। ऑलवेज 0। डेल टी इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0। ओके। तो ये आपका समतापी प्रक्रम है जिसमें डेल टी 0 होता है और डेल ई 0 होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो इसमें हम और कुछ चीज पढ़ते हैं, देख लेते हैं। अभी इतना क्लियर हो गया? देखो पॉइंट देख लेते हैं, इसमें समझा देते हैं पहले पॉइंट को। ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, ये तंत्र है जिसमें क्या हो रहा है? कोई तंत्र ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है। ए अवस्था आ गई, बी अवस्था आ गई। टेम्परेचर क्या रख रहे हैं अपन? कांस्टेंट। क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट। मतलब इसके अंदर टेम्परेचर क्या होना चाहिए?
नियत होना चाहिए। टेम्परेचर में ना तो कमी होनी चाहिए ना वृद्धि होनी चाहिए। अगर कमी वृद्धि हो गई तो समतापी प्रक्रम नहीं होगा। समतापी प्रक्रम का मतलब है टेम्परेचर नियत होना चाहिए, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी हो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये प्रक्रम क्या हो, ऊष्माशोषी, क्या हो, ऊष्माशोषी, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, इस दौरान ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इस अवस्था में जाएगा तो ये अपने आसपास की ऊष्मा क्या कर लेगा, अवशोषित करेगा। जैसे ही ऊष्मा आसपास की अवशोषित करेगा तो इसके अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ऊष्मा क्या हो रही है, खर्च हो रही है, खर्च हो रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। जबकि हमें क्या रखना है, नियत रखना है। तो टेम्परेचर कम हो गया, कम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको वापस बढ़ाएंगे। पहले 50 डिग्री था, माना कांस्टेंट है 50 डिग्री, रिएक्शन हो रही है, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, उसमें अवशोषित कर लिया, अवशोषित किया तो कितना हो गया टेम्परेचर, 30 डिग्री। हमें रखना क्या है, 50 ही रखना है। यहां से यहां तक आने में क्या रखना है, 50, जबकि 30 ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 करने के लिए क्या करेगा, ये परिवेश से क्या करेगा, ऊष्मा लेगा। क्या लेगा, परिवेश से ऊष्मा लेगा। परिवेश से ऊष्मा उतनी लेगा कि ये 50 डिग्री मेंटेन रहे, 50 डिग्री मेंटेन रहे, मतलब उतनी ऊष्मा लेगा कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। दूसरी स्थिति, अगर अभिक्रिया क्या हो, प्रक्रम क्या हो, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, क्या हो रहा है, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, क्या हो रहा है, ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, उस दौरान ऊष्मा निकाल रहा है। तो यहाँ पे 50 डिग्री था टेम्परेचर, ठीक है, 50 डिग्री था कांस्टेंट, तो ऊष्मा निकलेगी तो इसमें ऊष्मा में वृद्धि होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 50 से 70 हो गया मान लो, क्योंकि ऊष्मा निकल रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ऊष्मा, जैसे ये कमरा है, मान लो मैं यहाँ पे मैं ऊष्मा निकाल रहा हूँ, कुछ भी मान लो मैं ऊष्मा दे रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कमरे का, है ना। तो तापमान, जैसे ये कमरा है, इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 50 डिग्री, मान लो ये कमरा है, मान लो इसमें कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊँ तब तक इसके अंदर टेम्परेचर कितना रखूंगा मैं, 50 डिग्री रखूंगा। क्या रखूंगा, 50 डिग्री, चाहे इसमें चाहे ऊष्मा निकले चाहे अवशोषित हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कमरा है, इसका टेम्परेचर है कमरे का 50 डिग्री, ठीक है। इस दौरान इसके अंदर ऊष्मा निकल रही है, इस दौरान माना कि मैं ऊष्मा दे रहा हूँ, कमरे को ऊष्मा दे रहा हूँ, ठीक है, या लाइट जला रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। लाइट जलाने से ऊष्मा बढ़ेगी तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे माना कि टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री, जबकि मैं कमरे का टेम्परेचर बनाए रखूंगा 50 डिग्री। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा कि हम अंदर वाली ऊष्मा क्या करें, बाहर सप्लाई करते हैं। कितनी, उतनी सप्लाई करें कि ये 50 डिग्री कमरे का तापमान बना रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा अगर इस कमरे के अंदर बनती है तो उसको बाहर निकाल दो, एक्स्ट्रा को, तापमान अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति इसमें है, अगर ऊष्मा निकल रही है इसके अंदर तो 50 डिग्री जितना मेंटेन रखेगा, उस जो बच गई ऊष्मा उसको बाहर निकाल दो, और जितना टेम्परेचर 50 डिग्री के लिए आवश्यक होती है उतनी ऊष्मा इसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन होगी इंपॉर्टेंट। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो, ऊष्मा शोषी हो, तो ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा लेगा। मैं जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं ऊष्मा ले रहा हूँ, कमरा ठंडा हो जाएगा, ऊष्मा लेते रहूँगा, कमरा ठंडा हो जाएगा। जबकि हमें कमरे को ठंडा नहीं करना है, कमरे का टेम्परेचर स्थिर रखना है, 50 है तो 50 ही रहना चाहिए। मैं ऊष्मा लेऊंगा तो 50 कम हो जाएगा। तो उस 50 को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम बाहर से, वातावरण से ऊष्मा लेंगे। क्या लेंगे, वातावरण से ऊष्मा लेंगे, परिवेश से ऊष्मा लेंगे। तो इसमें यही है, यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो तो प्रक्रम या तंत्र मान लो, यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो तो तंत्र द्वारा ऊष्मा
पारिपार्श्विक भाग से लेता है। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो तो तंत्र द्वारा पारिपार्श्विक भाग से ऊष्मा ले ली जाती है ताकि तापमान स्थिर रहे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्मा बाहर निकाले, ऊष्माक्षेपी होगा तो उसका आसपास का जैसे कमरा है, मैं ऊष्माक्षेपी हूं तो यहाँ पे ऊष्मा बढ़ेगी, कमरा गर्म हो जाएगा, तो गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऊष्मा है वो बाहर निकाल दी जाएगी, परिवेश को दे दी जाएगी। तो यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो तंत्र द्वारा ऊष्मा पारिपार्श्विक भाग को दे दी जाती है, जिससे प्रक्रम समतापी स्थिति में हो सके। ओके, तो ये है समतापी प्रक्रम। समतापी तापमान क्या रखना है? स्थिर रखना है। क्या रखना है? स्थिर रखना है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, तापमान क्या रखना पड़ेगा? स्थिर रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो तो समतापी स्थिति बनाए रखने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊष्मा आ रही है उसको हम परिवेश को दे देंगे, जिससे तापमान क्या रहे? स्थिर रहे। ऐसे ही अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो तो ऊष्मा एक्स्ट्रा आएगी। क्या आएगी? ऊष्माक्षेपी हो तो ऊष्मा एक्स्ट्रा आएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ऊष्मा है वो परिवेश को दे दी जाएगी, और अगर ऊष्मा शोषी हो तो उसमें ऊष्मा की कमी आएगी तो ऊष्मा ले ली जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से समतापी प्रक्रम आपका कंप्लीट हुआ। इसके